हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मैंने एंशियंट ग्रीक से लेकर मॉडर्न फिलोसफी तक सारे बड़े फिलोसफर्स और फिलोसफीज को पढ़ लिया है, लेकिन मेरे लिए फिलोसफर्स में फ्रीडरिक नीचा और फिलोसफीज में ऊबरमेंश से बड़ी कोई फिलोसफी नहीं। लेकिन आखिर ये ऊबरमेंश क्या है और इसके फलसफे के जरिए नीचा हमें क्या बात समझाना चाहता था? आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में ऊबरमेंश की जो सारी फिलोसफी है, जो सारा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा दूंगा। एंड यू नेवर नो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक ऊबरमेंश बन जाए। देखिए दोस्तों, फ्रीडरिक नीचा वाज एन एब्सोल्यूट जीनियस एंड रिवोल्यूशनरी। उसकी सोच ने उस वक्त के यूरोप को बदल कर रख दिया था। वो ट्रेडिशनल सोच को शदीद नापसंद करता था। लोगों की मजहब परस्ती उसको बहुत बुरी लगती थी। पुराने मॉरल सिस्टम्स और स्लेव मोरालिटी के खिलाफ उसने एक जंग की। नीचा की एक एक किताब एक गोल्ड माइन है, जिनको पढ़ के इंसान की सोच का जाविया बिल्कुल बदल जाता है। वो एक नई मोटिवेशन के साथ दुनिया से भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर नीचा की सारी किताबों को जमा किया जाए तो एक किताब विच स्टैंड्स आउट, जो उसका मास्टरपीस है, उसका मैग्नम ओपस है, उसका नाम है थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा। इस किताब के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं। दुनिया की तारीख में करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन फिलॉसफी और सेल्फ हेल्प के डिसिप्लिन में इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। ये किताब आपको ऊंची उड़ान देती है, बड़ी सोच देती है और आपको एक नया इंसान बनने पर मजबूर करती है। अपनी इस किताब थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में ही नीचा ने ऊबरमेंश के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब बनता है ओवरमैन या फिर सुपरमैन। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट समझाऊं, हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि फ्रीडरिक नीचा जिस जमाने में जिंदा था या फिलॉसफी कर रहा था, उस जमाने में यूरोप का क्या हाल था। देखें, द ग्रेट नीचा का ताल्लुक जर्मनी से था। ये वो दौर था जब यूरोप हजारों साल की डार्क एजेस से फाइनली एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहा था। चर्च यानी कलीसा का लोगों की सोच के ऊपर जो गलबा था वो मान पड़ने लगा था। यूरोपियंस ने फाइनली ये रियलाइज करना शुरू किया कि इस कायनात की भाग दौड़ इंसान ने खुद चलानी है। कोई खुदाई खिदमत, कोई मजहब परस्ती, कोई इबादत उनके कोई काम नहीं आने वाली। इस दुनिया को बदलेगा तो इंसान अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से। यहीं से ह्यूमनिज्म मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसमें इंसान ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल करना शुरू किया और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ली। यही वो दौर था जब 1844 यानी कि 1844 में नीचा का जन्म हुआ और ये एक शख्स पूरे यूरोप में एक फिक्री इनकलाब लेकर आया। उसने मजहब, इखलाकियात और इंसानी इकदार यानी कि ह्यूमन की जो मॉरल वैल्यूज थी उनको चैलेंज किया। नीचा कहता था कि रिवायती मजहब और इखलाकियात इंसान को कमजोर और गुलाम बना देती हैं। जो ट्रेडिशनल रिलीजन है वो इंसान को भेड़ बकरियां बना देता है और इंसान सिर्फ खुदा, तकदीर, किस्मत, मुकद्दर और मौजों की तलाश में पूरी उम्र गुजार देता है। नीचा कहता था कि मोरालिटी रखनी है तो लायन यानी शेर वाली मोरालिटी रखो, क्योंकि शीप मोरालिटी इंसान को बुज़दिल बना देती है और एक लायन मोरालिटी इंसान को जिंदगी के सारे चैलेंजेस, सारी परेशानियां झेलने में मदद करती है। मजहब को लेकर इसी सोच को उसने अपनी फेमस लाइंस में एक्सप्रेस किया, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये लाइंस उसने सबसे पहले इस्तेमाल की अपनी किताब द गे साइंस में। इस स्टेटमेंट से उसका मतलब यह था कि रिवायती मजहबी अकायद का असर अब खत्म हो चुका है और अब इंसान को आसमान की तरफ नहीं देखना, उसे अपने आप के अंदर झांकना है और उसी के अंदर एक खुदा छुपा बैठा है जो उसकी जिंदगी को गाइड करेगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान के अंदर का यही खुदा दरअसल ऊबरमेंश है। नीचा अपने फलसफे में लिखता है कि जिस सोसाइटी में केओस होता है ना, जिस सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉरल डिक्लाइन होता है, वहां पे एक दौर ऐसा आता है जहां पे एक ऐसे इंसान की पैदाइश होती है जो सारी मॉरल वैल्यूज को तबाह बर्बाद कर देता है। यही शख्स ऊबरमेंश कहलाता है। अब दोस्तों, ये जो ऊबरमेंश होता है ना, इसकी कुछ नुमाया क्वालिटीज होती हैं। जरा इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी ऊबरमेंश की होती है सेल्फ क्रिएशन, यानी कि खुद अपने आप को तख्लीक करना। ऐसा शख्स जमाने के किसी उसूल को, किसी मॉरल वैल्यूज को नहीं मानता, क्योंकि वो एक आजाद फिक्र का शख्स होता है। लिहाजा वो अपनी जिंदगी के उसूल खुद बनाता है। सोसाइटी यानी मुआशरा उसे कुछ भी कहता रहे कि आपने इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, मजहब आपको ये सिखाता है, वो कभी भी इन बातों में नहीं आता। वो समाज के दबाव में आए बगैर अपनी अखलाकियात को, अपने मॉरल सिस्टम को खुद क्रिएट करता है और इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारता है। और जो शायद सबसे बड़ी क्वालिटी ऊबरमेंश के पास होती है, उसको कहते हैं विल टू पावर। दोस्तों, नीचा के फलसफा में ये जो विल टू पावर का आइडिया है ना, ये शायद सबसे पावरफुल और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है।
विल टू पावर को अगर आप प्लेनली डिफाइन करें ना तो इसका मतलब बनता है कि ताकत हासिल करने की जुस्तजू। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सतही मीनिंग है। विल टू पावर दरअसल इंसान की जिंदगी का सबसे बेसिक एसेंस है। ये इंसान के अंदर की वो ख्वाहिश है, वो तड़प है, वो बेचैनी है जो उसे अपने आप को ओवरकम करने पर पूरी उम्र मजबूर करती रहती है। अगर दोस्तों मुझसे पूछा जाए ना कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि उसकी जिंदगी का मकसद है विल टू पावर, यानी कि अपने अंदर के जो टैलेंट्स हैं, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, उसको इसी जिंदगी के अंदर मैक्सिमाइज करना, रियलाइज करना, ताकि वो इस जिंदगी की अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके। विल टू पावर का मतलब है इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट तक पहुंच जाए जहां पर वो अपने जेनेटिक कोड को भरपूर तरीके से डिकोड कर ले, उसके अंदर जो भी हिडन पोटेंशियल है उसको पहचान ले और उसको इसी जिंदगी के अंदर उसके ट्रू पोटेंशियल तक ले जाए। मेरे लिए तो दोस्तों ये जो विल टू पावर का आइडिया है ना, ये कायनात का एक बहुत ही बेसिक उसूल है जिसके ऊपर पूरी कायनात खड़ी हुई है। जितना स्ट्राइव करोगे उतना मिलेगा, जितनी स्ट्रगल करोगे उतना ही हासिल करोगे, जितनी आपकी जिंदगी में जद्दोजहद होगी, तगद होगी, उतने ही आप ऊपर जाओगे। तो चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी अकीदे, किसी भी क्रीड से हो, इट डजंट मैटर। नीचा की फिलॉसफी है ही इसलिए इतनी ज्यादा मोटिवेशनल कि इसके अंदर उबरमेंश और विल टू पावर जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। उबरमेंश ना एक बागी होता है और वो रिवायती अखलाकियात से बगावत करता है, खास तौर पे वो जो गुलामाना ज़हनियत पैदा करती हैं। यहां पर नीचा ने स्पेशली टारगेट किया था क्रिश्चियनिटी को, जिसमें आजी यानी कि ह्यूमिलिटी और कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस को बहुत बड़े वर्च्यूज के तौर पर पेश किया जाता था। नीचा कहता था कि भाई किस चीज की कुर्बानी यार, किस चीज की ह्यूमिलिटी, किस चीज की आजी, ये तो इंसान को भेड़ बकरियां बना देते हैं, जिसपे इंसान किसी भी आइडिया के पीछे बगैर सोचे समझे चलना शुरू कर देता है। उसकी अपनी सोच तो मर जाती है और फिर जहां भी मजहब के ठेकेदार उसे चलने को बोलते हैं, इंसान वहीं पर चल पड़ता है। उबरमेंश की एक और क्वालिटी ये होती है कि वो अपने आप को मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि फ्यूचर के अंदर चैलेंजेस होंगी, परेशानियां होंगी, कुछ ऐसी मुश्किलात होंगी जिसके लिए उसे अपने आप को तैयार रखना है। और जब ये परेशानियां उबरमेंश के सामने आती है ना, तो वो उन सब से ऊपर उठ जाता है। वो इतने खूबसूरत तरीके से इन चैलेंजेस से भिड़ता है कि कोई भी जिंदगी की मुश्किल उसके सामने टिक नहीं पाती। यहां पर थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में एक कमाल की लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। He who climbs upon the highest of mountains laughs at all the tragedies of life, real or imaginary। उबरमेंश की एक और बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी तकदीर का खुद खालिक होता है। वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता है। उसे किसी भी बाहर की अथॉरिटी, मजहब या रिवायती खिलाकियत का पाबंद नहीं होना होता। वो भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनता और ना ही अक्सरियत यानी मेजॉरिटी की सोच को अपने ऊपर मुसल्लत होने देता है। एक जबरदस्त क्वालिटी उबरमेंश की होती है सेल्फ मास्टरी, यानी कि उसका अपने आप के ऊपर भरपूर काबू होता है। वो अपनी ख्वाहिशात, जज्बात और खौफ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखता है और इन्हें अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए नीचा ने ना अपने फलसफे के अंदर कमाल का जर्मन वर्ड का इस्तेमाल किया, विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वर्ड्स, जिसे कहते हैं ज़ेल्बस्टूबरविंडुंग, यानी कि सेल्फ ओवरकमिंग। आगे बढ़े तो उबरमेंश मौत से बेखौफ होता है। उबरमेंश को मौत के बाद किसी भी जन्नत या दोज़ख की फिक्र नहीं होती। वो इस दुनिया को ही बेहतर बनाने पर यकीन रखता है और पूरी उम्र अपनी सारी एफर्ट के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर करता रहता है। उबरमेंश की एक और क्वालिटी होती है एक्सेप्टेंस ऑफ इटर्नल रिकरेंस। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बहुत दफा समझा चुका हूं। इसे समझने के लिए जरा ये मेरा एक रील देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि हमारी जिंदगी में जो भी दुख और तकलीफें आती हैं वो हमारे लिए एक तोहफा है, तो आपको मेरी बात अजीब सी लगेगी ना। द ग्रेट फ्रीडरिक नीचा इस बात को लेकर एक लाइफ चेंजिंग मशवरा देता है, जिसे वो कहता है एमोर फाती, यानी कि अपनी तकदीर से मोहब्बत करना। जो भी जिंदगी में होता है, अच्छा या बुरा, उसे अपना लो, उससे मोहब्बत कर लो। नीचा कहता था कि तकलीफ से भागने वाले लोगों का वजूद हमेशा कमजोर होता है। अपने जख्मों को छुपाओ मत, बल्कि उन्हें अपनी पहचान बनाओ। हर दुख, हर गम एक नई कहानी है जो तुम्हें एक नई शक्ल दे रहा है। हमारी असल तरक्की उसी पल में होती है जब हम अपनी तकलीफों को गले लगाते हैं। एमोर फाती का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप दुख और दर्द को बर्दाश्त करो, बल्कि इसका मतलब है कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसे लाइफ की खूबसूरत चीज समझ के एक्सेप्ट कर लो। इसको इटर्नल रिकरेंस भी कहा जाता है, जिसमें नीचा ये सवाल उठाता है कि अगर तुम्हें ये जिंदगी बार बार जीनी पड़े, हर वो दुख, हर वो गम, हर वो खुशी, हर वो गलती, तो क्या तुम इसे फिर भी कबूल करोगे? यहां पर अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई एक आम इंसान और उबरमेंश में क्या फर्क होता है, क्योंकि ये फलसफा इतना अट्रैक्टिव है
कि वो लोग भी चाहते हैं कि वो भी एक उबरमेंश की तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए नीचा का जो द लास्ट मैन का आइडिया है ना, उसको भी समझना जरूरी है। ये जो द लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में भी नीचा ने अपनी किताब थस स्पोक में जिक्र किया है। ये आज का वो इंसान है जो मुकम्मल तौर पर सुकून, सहूलत और आम रवैये को अपना चुका है। ये लास्ट मैन वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई भी अजीम मकसद, कोई भी जुस्तजू या खुद को बुलंद करने की ख्वाहिश मौजूद नहीं होती। अब जिस तरह मैंने आपको उबरमेंश की क्वालिटीज बताई थी ना, इस तरह द लास्ट मैन की भी क्वालिटीज नोट कर लें। ये लास्ट मैन वो लोग होते हैं जो किसी भी खतरे, तकलीफ या चैलेंज को कबूल नहीं करते। ये जिंदगी को हौले हौले, पौले पौले, थल्ले थल्ले खेल के निकल जाते हैं। इनका मकसद होता है जिंदगी में सिर्फ आराम को हासिल करना, कंफर्ट को हासिल करना और एक बहुत ही आम जिंदगी गुजार कर चले जाना। दूसरी क्वालिटी द लास्ट मैन की ये होती है कि ये अजीम ख्वाब, फलसफियाना जुस्तजू या खुद को बरतर बनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करते। वो जिंदगी को लेकर इतने बोर्डम, इतने कंफर्ट का शिकार होते हैं कि सोचते हैं कि यार क्यों किसी चीज के पीछे स्ट्रगल करनी, जुस्तजू करनी, क्यों किसी मकसद के पीछे भागना। क्योंकि बुक बडीज याद रखें कि जब भी आप जिंदगी में किसी मकसद के पीछे भागते हैं ना, तो उसके पीछे एक लाइफ ऑल्टरिंग एफर्ट लगती है। आपको भरपूर मेहनत करनी होती है, अपनी एनर्जी को एक्सपेंस करना होता है, तब जाके आप इस लाइफ में कुछ मीनिंगफुल हासिल कर सकते हैं। लेकिन द लास्ट मैन इस तरह की किसी भी एफर्ट पर बिलीव नहीं करता। एक और क्वालिटी द लास्ट मैन की ये होती है कि इस तरह के लोग जो मौजूदा निजाम है, जो स्टेटस को है, उसके गुलाम होते हैं। जो माँ बाप ने सिखा दिया वही सच है, जो सोसाइटी ने बता दिया वही अपनाना है, जो भी मजहब आपको सिखा दिया गया उसके बारे में सवाल नहीं करना है। जब भी ऐसे लोगों की सोच को आप चैलेंज करते हैं, उन्हें सोचने का नया जाविया देते हैं, स्पेशली मजहब के हवाले से, तो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। बिकॉज दे ओनली नो वन वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ। इसी के बारे में नीचा ने कहा था कि पीपल ऑफन डू नॉट वांट टू हियर द ट्रूथ बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड। ये लास्ट मैन अपने अकायद के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक ऐसा भरम है जो अगर टूट गया तो उनकी जिंदगी भी उसी भरम के साथ खत्म हो जाएगी। इस लास्ट मैन की एक और क्वालिटी है जो आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। ये लोग खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियों और तफरीह में मसरूफ रहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, लाइक्स, शेयर, मीम्स और बहुत ही खोखली किस्म की तफरीहात। एक और क्वालिटी इनकी यह है कि ये किसी भी किस्म की बड़ी फिक्री या रूहानी तरक्की से गुरेज करते हैं और महज एक आम गैर मुतासिर कुन जिंदगी बसर करके चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उबरमेंश खतरात को मोल लेता है, नए ख्यालात को जन्म देता है, अपनी सारी हुदूद को डेसिमेट करके अपनी खुदी को पहचान के एक नई जिंदगी जीता है। अब दोस्तों, नीचा का ये जो उबरमेंश का आइडिया था ना, ये आज से तकरीबन 150 साल पहले उसने दुनिया को दिया। सवाल अब ये बनता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में उबरमेंश के तस्वुर को कैसे देखा जाए। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि मशहूर साइंसदान, फिलोसोफर्स, इनकलाबी रहनुमा जो अपने उसूलों पर चलकर दुनिया को बदल देते हैं, वो उबरमेंश के करीब हैं। लेकिन दोस्तों, शायद नीचा का उबरमेंश अभी भी एक ख्वाब है, एक आइडियल है, जिसकी तरफ सिर्फ बढ़ते रहना ही असल कामयाबी है। नीचा का उबरमेंश एक चैलेंज है, एक सवाल है, एक दावत है कि हम अपने आप को बदलें, अपनी हुदूद को शैटर करें, उनको तोड़कर बाहर निकल आएं और अपनी तकदीर को खुद लिखें। सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि क्या आप उबरमेंश के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर एक लास्ट मैन की तरह एक बेमकसद, बेमानी जिंदगी गुजार कर चले जाना चाहते हैं? फैसला आप लोगों ने करना है।